हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके 3 वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चाहें तो पहले उनको जाकर देख सकते हैं, उसके बाद आप इस लेक्चर पे कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आपको सारा चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आए। अब जो है ये हमारा बच्चों 4th वीडियो लेक्चर है फर्स्ट चैप्टर के लिए, जिसमें कि हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे जो मैटर की 3 स्टेट्स है हमारी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये कैसे आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती है। मींस हम लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्टली सॉलिड्स को गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं वो अभी के अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली सारी नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, दैट इज़ चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इसमें देखिए क्या लिख रखा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेज। मान लीजिए बच्चों हम लोग जो है सॉलिड्स को हीट करते हैं। हीट करने का मतलब क्या है, हम उसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर हम लोग सॉलिड्स के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो भी साथ में इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही इंक्रीज हुई तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं उन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। मीन्स एकदम से तेज तेज मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने एक ग्रेटर स्पीड के ऊपर। ठीक है, पहले वो लोग आराम से बैठे थे, जैसे ही टेम्परेचर दिया काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो उन्होंने वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, और वो जो है ग्रेटर स्पीड से मूव करना उन्होंने चालू कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब हमें पता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनके बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जैसे ही हमने उनको एनर्जी सप्लाई की तो जो पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको किसने ओवरकम कर लिया, एनर्जी ने। जो हमने हीट सप्लाई की थी उसने उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर लिया। The particles leave their fixed position and start moving more freely. जो सॉलिड के पार्टिकल्स अब तक फिक्स्ड पोजीशन में थे, अब उन्होंने अपनी जगह छोड़ दी है और उन्होंने फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर दिया है। A stage is reached when the solid melts. अब एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे हमारा सॉलिड मेल्ट होने लग जाता है एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड, और वो मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चों, लिक्विड में। तो हमें पहला समझ में आ गया कि हमारे सॉलिड्स को हम अगर हीट कर दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। रीज़न सिर्फ एक ही है कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को किसने ओवरकम कर लिया, हीट ने। जो हमने टेम्परेचर दिया उसने इसको ओवरकम कर लिया, जिसकी वजह से हमारा जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो गया किस में, लिक्विड में, मेल्ट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी एक डेफिनेशन आती है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ये जो है 1-2 मार्क्स में मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे आपका सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट होता है, मेल्ट होके और किस में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो वो मीन्स वो कम से कम टेम्परेचर जो आपको एक सॉलिड को देना पड़ेगा ताकि वो मेल्ट होके क्या बन जाए, लिक्विड बन जाए, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखो, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड
solid is an indication of the strength of the force of attraction between its particle। अब हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उन पार्टिकल्स के बीच में। तो अब जो मेल्टिंग पॉइंट है, अगर मेल्टिंग पॉइंट आपका ज़्यादा है, इट मीन्स उस सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट कम है, यानी कि आपने थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और सॉलिड जो है कन्वर्ट हो गया लिक्विड में, इट मीन्स उस पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम थी कि वो इतनी आसानी से इतने कम टेम्परेचर पर मेल्ट हो गया। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड का, वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है। किस चीज़ को इंडिकेट करता है? स्ट्रेंथ। किस चीज़ की स्ट्रेंथ को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है जो कि पार्टिकल्स के बीच में होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 केल्विन। आपकी आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 273.15 केल्विन आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का। ये भी कई बार आधे मार्क्स में फिलिंग द ब्लैंक्स में या फिर ट्रू फॉल्स में पूछ लेता, तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। एक तो फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए आइस का और एक बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए वाटर का। ठीक है, अब यहाँ से रिलेटेड जो बच्चों एक क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में दे रखा था। क्वेश्चन क्या है देखिए, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। जब आपका सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर जो है, उस सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहता है, तो इसका मतलब जो आप उसको हीट एनर्जी दे रहे हो वो जा कहाँ रही है। अब इसका आंसर देखिए बच्चों कैसे है, द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। अब हमें पता चल गया कि एक सॉलिड जो है अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जाके ही मेल्ट होगा। तो यहाँ पे जब आपका टेम्परेचर जो है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब उस जो आप सॉलिड ले रहे हो, जब आप उसके मेल्टिंग पॉइंट को रीच कर चुके हो। मीन्स अगर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पे आप रीच कर गए तो उसके बाद आप उसको कितना ही टेम्परेचर दे लो, उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। अगर एक बार सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर आप पहुंच गए या फिर उसके बाद भी अगर आप उसको हीट करते रहते हो, उसको हीट एनर्जी देते रहते हो, तो भी उस सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। This heat gets used up in the changing state by overcoming the forces of attraction between the particles। अब जो हीट एनर्जी आप दे रहे हो वो किस में क्या काम कर रही है? वो काम कर रही है चेंज करने का। किसको चेंज करने का? स्टेट को। आपके सॉलिड वाली स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रही है। कैसे कन्वर्ट कर रही है? बाय ओवरकमिंग द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम करने का काम कर रही है वो आपकी हीट, जो कि आप उसको ट्रांसफर कर रही हैं। ठीक है, as this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the contents of the beaker। क्या बोल रहे बच्चों कि ये बोल रहे कि एक बार आपका जो आइस आपका क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद जो है सिस्टम के टेम्परेचर में कोई भी राइज नहीं दिखता है। इसका मेन कारण क्या माना जाता है कि जो आप हीट देते जा रहे हो वो कहीं ना कहीं हाइड हो रही है। मीन्स वो छुपती जा रही है। कहाँ पे हाइड हो रही है? वो इन द कंटेंट्स ऑफ बीकर। आपके बीकर के जो कंटेंट्स है उसके अंदर वो आपकी हीट हाइड करती जा रही है, जिसको आप क्या कहते हो? लेटेंट हीट कहते हो। बच्चों लेटेंट वर्ड का मीनिंग ही होता है हिडन। इट मीन्स वो आपकी हीट जो है हाइड होती जा रही है बीकर के कंटेंट्स के अंदर। तो सिंपल सी एक बात है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जब एक सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो फिर वो हीट एनर्जी जा कहाँ रही है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है कि एक बार अगर उस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर आप पहुंच गए या फिर उस मेल्टिंग पॉइंट के बाद अगर आप उसको हीट करते रहते हो तो उस
टेम्परेचर का, उस सिस्टम का जो है टेम्परेचर राइज नहीं करेगा। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जो आइस है वो एब्जॉर्ब कर रही है हीट को, और ये माना जाता है कि जो एक्स्ट्रा हीट आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो वो बीकर के जो कंटेंट्स है वो उसको हाइड कर रहे हैं, उस हीट को, जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये आपका लेटेंट हीट की जो डेफिनेशन है वो कई बार आपसे पूछ ली जाती है, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ से एक टॉपिक निकल के आता है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हीट एनर्जी जो कि 1 kg सॉलिड को रिक्वायर्ड है, 1 किलोग्राम सॉलिड को अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे और उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको उसको देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी जो देनी पड़ेगी, वो आपकी क्या बोली जाती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये कुछ मेन डेफिनेशंस है जो आपसे पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो इनको है ना ध्यान से करना। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, एक यहाँ पे मैंने छोटा सा नोट क्या लिखा है जो कि एनसीईआरटी की बुक में ही दे रखा है, पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली आपका 273 केल्विन आ जाएगा। Particles in water at 0 degree Celsius have more energy as compared to particles in ice at the same temperature। क्या बोल रहे बच्चों कि आपके जो पानी के पार्टिकल्स होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है। किन के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होती है? आइस के पार्टिकल्स के मुकाबले। अगर हम लोग सेम टेम्परेचर पे आइस को भी ले और सेम टेम्परेचर पे वाटर को भी ले, सेम टेम्परेचर क्या है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी किसके मुकाबले? आइस के पार्टिकल्स के मुकाबले। रीज़न सिर्फ एक ही है कि इसके पास जो है एक्स्ट्रा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आ जाती है, जिसकी वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स की एनर्जी है वो एज कंपेयर टू आइस ज़्यादा होती है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है इसके पास नहीं होती है, जिसकी वजह से इसकी जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग नेक्स्ट कन्वर्जन देखते हैं लिक्विड्स से गैसेस में। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। अगर हमने पहले सॉलिड्स को हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, हम लोग फर्दर लिक्विड्स को भी हीट करते हैं तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड्स के पार्टिकल के मुकाबले और ज़्यादा जल्दी मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हमने क्या बोला था, जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई यानी कि पार्टिकल्स और ज़्यादा तेज मूव करेंगे। ठीक है, एट अ सर्टेन टेम्परेचर अ पॉइंट इज रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक ऐसा सर्टेन टेम्परेचर आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे पार्टिकल्स के पास इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में बंधे हुए हैं वो अब उनको तोड़ के फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू गैस। इस टेम्परेचर पे जहाँ पे आपके पार्टिकल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फ्रीली मूव करते हैं, इस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाता है किसके अंदर? गैस के अंदर। अब हमारी यहाँ से एक डेफिनेशन आती है बॉइलिंग पॉइंट की, वो देखते हैं कि वो क्या है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर लिक्विड का जिसके ऊपर वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है और बॉयल होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं कि वो उस लिक्विड का क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बॉइलिंग क्या होता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना। Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into vapor state। बॉइलिंग क्या है? एक बल्क फिनोमिना है जिसके अंदर जो आपके पार्टिकल्स हैं वो बल्क से मूव करना स्टार्ट करते हैं और क्या करते हैं, उनको इनफ एनर्जी मीन्स उनको अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो बल्क से मूव करके अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं वेपर स्टेट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।
नेक्स्ट देखिए आपको क्या दे रखा है, फॉर वाटर बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए जो आपका बॉइलिंग पॉइंट माना जाता है वो क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ये ना बच्चों कई बार पूछ लिया जाता है कि मीन्स वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस ना बोल के अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करना चाहे तो क्या कर देंगे, इसमें 273 ऐड कर देंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 273 प्लस 100 इज इक्वल्स टू 373 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों ही ऑप्शंस आपको दे सकता है, ये मत बोलना कि सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस दे रखा था तो आप उसको टिक कर दो। हो सकता है बी ऑप्शन में आपको 373 केल्विन भी दे रखा हो कन्वर्ट करके, तो आप बोथ पे टिक करोगे, मीन्स ए और बी ऑप्शन ऐसा मिलेगा, दोनों ठीक होंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट आपका बच्चों एक डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू वेपर और गैस। ये वो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, मीन्स वो हीट जो आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, ताकि आप 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट कर सको वेपर्स के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, कब, उसके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन हुई। एक तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन चारों की डेफिनेशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम्स में ये पहले पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, particles in steam that is water vapor at 373 Kelvin या फिर हम क्या बोल सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऊपर बच्चों हमने पढ़ा था कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है किसके मुकाबले, आइस के पार्टिकल्स के मुकाबले। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जो आपके स्टीम या फिर हम लोग बोल सकते हैं गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, उनके पास क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी होती है। किसके मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होती है, वाटर के मुकाबले ज़्यादा एनर्जी होती है सेम टेम्परेचर पे, मीन्स 373 केल्विन पे। इसका रीज़न क्या है, दिस इज़ बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी। इसका कारण क्या है कि जो स्टीम के पार्टिकल्स है उन्होंने एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में, वो एनर्जी है आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में। तो जो आपकी गैस है और यहाँ पे आपके लिक्विड्स हैं, तो गैस की अगर आप एनर्जी देखोगे 373 केल्विन पे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसकी एनर्जी लिक्विड्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसने एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है और वो एक्स्ट्रा एनर्जी का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रखा है, अभी देखिए, substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas। अभी हमने पीछे देखा कि हमारे जो सब्सटेंस है हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड को हीट कर देंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और लिक्विड को भी फर्दर हीट कर देंगे तो वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, बट देयर आर सम दैट चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। पर कुछ ऐसे भी हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। बिना किस में चेंज हुए, लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। डायरेक्टली सॉलिड से हम गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग गैसेस से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें कि हम लोग आपकी बीच की जो इंटरमीडिएट स्टेट है, लिक्विड स्टेट को इन्वॉल्व बिना किए भी डायरेक्टली इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड डिसअपियर्स व्हेन केप्ट इन ओपन। कैम्फर मीन्स आपका जो बच्चों कपूर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मीन्स अगर आप उसको खुले में रख देते हो तो वो क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद
डिसअपियर हो जाता है। उसका एक ही रीज़न है, कैम्फर क्या है, आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, जब आप उसको ओपन में रखते हो तो डायरेक्टली वो गैस बन के उड़ जाता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड्स डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो गए, बीच में कोई भी लिक्विड की स्टेट आई ही नहीं। तो ये जो है बेस्ट एग्जांपल माना जाता है सॉलिड से गैस में कन्वर्जन का, ठीक है। अब हम लोग जो एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं कि क्या होता है। अब ये देखिए, अगर आप लोग सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो किसी भी सब्सटेंस को जो कि सॉलिड में, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फ्यूजन। क्या कहते हैं? फ्यूजन। अगर हम लोग लिक्विड से वापस सॉलिड में मैटर को चेंज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहेंगे? सॉलिडिफिकेशन। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है क्योंकि ये ना पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि अगर आपने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया तो उस प्रोसेस का नाम बताओ, लिक्विड से वापस सॉलिड में किया तो उस प्रोसेस का नाम बताओ, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान से लर्न करना। अब नेक्स्ट देखिए, अगर जो है आप लोग सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। अगर हम लोग गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिपोजिशन। की गैस जो है डिपॉजिट हो गई और उसने डिपॉजिट होके क्या बना दिया? सॉलिड्स बना दिया, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लिक्विड से अगर हम लोग गैस में कन्वर्ट करते तो उस प्रोसेस को हम सबको पता है, उसको हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। कि जो हमारा लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हम उसको वेपराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हम लोग गैस की बात करें तो गैस से अगर हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। कि हमने गैस को कंडेंस कर दिया जिसकी वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो आप जो है ये ध्यान से लर्न करना, ये मीन्स फिलिंग द ब्लैंक्स फॉर्म में ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। कि अगर आप लोग प्रेशर को चेंज करोगे तो क्या उसका भी स्टेट्स ऑफ मैटर पर कोई फर्क पड़ेगा। अब तक हमने देखा कि टेम्परेचर का क्या फ़र्क आ रहा था स्टेट्स ऑफ मैटर पे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे तो हमारा जो है स्टेट्स कन्वर्ट हो रही थी एक दूसरे में। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा, when pressure is applied on gas it compresses to liquid and when pressure is increased on liquid it becomes solid। क्या बोल रहे हैं? जब हम लोग गैसेस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो कंप्रेस होके किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर हम लोग फर्दर प्रेशर इंक्रीज कर दें लिक्विड्स के ऊपर तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? सॉलिड्स में। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर भी अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे जो स्टेट्स हैं, मैटर की जो स्टेट्स है वो आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होती हैं, गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड्स में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। प्रेशर का जो इफेक्ट है सॉलिड के ऊपर वो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई कर दें और टेम्परेचर को क्या कर दें? रिड्यूस कर दें तो हम लोग गैसेस को क्या कर सकते हैं? लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है याद रखना कि गैसेस को लिक्विफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा और टेम्परेचर को रिड्यूस यानी कि कम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक जो छोटा सा क्वेश्चन और आपका एनसीईआरटी में दे रखा था वो देखिए क्या है, सॉलिड CO2 इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे तो हमने ये सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, लेकिन CO2 जो है आपका सॉलिड फॉर्म में भी होता है। हम उसको कैसे स्टोर करके रखते हैं? उसको हाई प्रेशर के अंडर उसको स्टोर करके रखते हैं। मीन्स सॉलिड CO2 के ऊपर हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगा के रखते हैं तभी वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। सॉलिड CO2 गेट्स डायरेक्टली converted to gaseous state on decrease of pressure to 1 atmosphere। आपका solid CO2 जो है डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स पहले सॉलिड फॉर्म में था, अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कब कन्वर्ट हो जाएगा? जब उसके ऊपर जो प्रेशर लगा रखा था हमने उसको क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। कितना डिक्रीज कर दिया? उसको जो है 1 एटमॉस्फेयर तक डिक्रीज कर दिया।
विदाउट कमिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। तो हमने ऊपर भी बात की थी कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट कर सकते हो बिना लिक्विड स्टेट को लाए। तो सॉलिड CO2 भी एक वैसा ही एग्जांपल है जिसका अगर आपने प्रेशर को 1 atm तक डिक्रीज कर दिया तो सॉलिड CO2 डायरेक्टली आपका गैसियस स्टेट में आ जाएगा बिना लिक्विड स्टेट को इन्वॉल्व किए। दिस इज द रीजन, अब नेक्स्ट देखिए क्या लिख रखा है, दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए जो है हम लोग सॉलिड CO2 को और क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं बच्चों। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको समझ में भी आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।